नानी का घर। मेरी माँ अनीता मेरे और मेरी बहन के कपड़े बैग में डालकर पैक कर रही थी। मेरे पिताजी सुरेश भी मेरी माँ की मदद कर रहे थे। मैं पायल और मेरी बहन वंशिका दोनों ही अपने स्कूल की कुछ जरूरी किताबें निकालकर अलग से एक छोटे से बैग में डाल रहे थे। दरअसल हम सब मेरी नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टी आज शुरू हो गई थी और हर गर्मी की छुट्टियां में मुझे और मेरी बहन को इंतजार होता था तो बस नानी के घर जाने का। नानी के घर जाने की वो खुशी कुछ अलग ही होती थी, मानो जैसे पैरों में पंख लग गए हों और पंछी की तरह उड़कर पलक झपकते ही हम नानी के घर पहुंच जाए। हर साल हम गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जरूर जाया करते थे। मेरी नानी का घर शहर से दूर गांव में था। पिताजी ने माँ और हम दोनों बहनों की टिकट पहले से ही बुक कर दी थी। सारा सामान पैक होने के बाद हम ऑटो रिक्शा से रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन को आने में अभी आधा घंटा था। पिताजी ने हमें थोड़ा बहुत सामान खाने पीने के लिए भी ला दिया था। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। पिताजी ने हम तीनों को ट्रेन में चढ़ाया और हमारी ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी बाहर के नजारे का मजा ले रही थी। नानी के घर जाने वाले खुशी ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने माँ से कहा, और कितना समय लगे? माँ मुस्कुराई और कहा कि अभी तो सफर शुरू हुआ है, शाम तक हम नानी के घर पहुंच जाएंगे। खाते पीते सोते आखिरकार शाम हो गई और नानी का गांव आ गया। ट्रेन के रुकते ही माँ और हम दोनों बहनें ट्रेन से उतर गए। सामने मेरे मामा जी हमें घर ले जाने के लिए आए हुए थे। मैं और वंशिका भागकर अपने मामा जी के गले लग गए। मामा जी हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद मामा जी हम सबको रिक्शा में बिठाकर अपने साथ घर ले गए। घर जाते ही मैंने और मेरी बहन ने जोर से अपनी नानी को आवाज लगाई। मेरी नानी का वो बूढ़ा चेहरा हमारी आवाज सुनते ही पतझड़ के बाद पेड़ों पर आने वाले पत्तों जैसा खिल गया। हम भागते भागते अपनी नानी के गले से लग गए। नानी ने हम दोनों का माथा चूमा और फिर से हमें कस के गले से लगा लिया। इसके बाद नानी माँ से मिली। नानी का वो कच्चा बड़ा खुला घर और उस घर में लगे वो पेड़, ऐसा लगता था जैसे सारी प्रकृति सिमट कर मेरी नानी के घर आ गई है। चाय नाश्ता करने के बाद मैं और वंशिका अपनी नानी के पास जाकर बैठ गए और उनसे कहानी सुनाने की जिद करने लगे। और फिर नानी की वो परियों की, अपने बचपन की और गांव की कुछ पुरानी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। नानी हर रोज हमें एक नई कहानी सुनाया करती थी और वो कहानी सुनते सुनते हम कब सो जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। नानी की वो कहानी हमें एक अलग ही सपनों की दुनिया में ले जाती थी। नानी हमें हर दिन अपने हाथों की मीठी चूरी बनाकर खिलाया करती थी। वह क्या स्वाद होता था उस चूरी में। नानी गरम गरम चूल्हे की रोटियों को अपने हाथों से छोटा छोटा तोड़कर अपने हाथों से तैयार किया हुआ देसी घी और गुड़ मिलाकर मीठी मीठी चूरी बना दिया करती थी। उस चूरी को खाकर तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया की कोई सबसे महंगी और सबसे स्वादिष्ट चीज खा रहे हैं। नानी मेरे और वंशिका के बालों में तेल भी लगाया करती थी। नानी के हाथों की वो मालिश इतना सुकून देती थी कि क्या कहना। जितना वक्त हम गांव के बच्चों या मामा मामी के बच्चों के साथ नहीं बिताया करते थे, उससे ज्यादा वक्त हम अपनी नानी के साथ बिताया करते थे। जैसे नानी हमारे बालों में तेल लगाती, वैसे ही मैं और वंशिका नानी के उन सफेद बालों में तेल लगाया करते थे। मेरी नानी भी हमारे छोटे छोटे हाथों से अपने सिर में तेल लगवाकर बड़ा आनंद महसूस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी नानी की साड़ी पहनकर और उनकी ऐनक लगाकर उनकी तरह बनने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां मेरी नानी आ गई और मुझे देखकर खिलखिलाकर हंस उठी। उनकी जूती जो हमेशा पैरों में पहना करती थी, मैंने वही जूती पहनी हुई थी, जो मुझे इतनी बड़ी थी कि उसमें मेरा एक पैर और आ जाए। मेरे मामा जी जल्दी से फोन में मेरी तस्वीर लेने लगे। मेरी नानी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं उनकी तरह तैयार क्यों हुई हूं,
तो मैंने कहा कि मैं बड़ी होकर बिल्कुल आपके जैसी बनना चाहती हूँ। नानी ने मुस्कुराया और कहा कि तुम बूढ़ी बनना चाहती हो। मैंने कहा आप बूढ़ी थोड़ी ना है, आप तो बहुत सुंदर है। आपके जितना सुंदर हमें कोई नहीं लगता। आप जितना प्यार हमसे करती हैं ना, उतना प्यार कोई भी हमसे नहीं करता। एक पल को कभी कभी तो माँ भी हमें डांट देती है, लेकिन आज तक आपने कभी हमें जरा सा भी नहीं डांटा। मुझे और वंशिका को तो बस इंतजार रहता है कब छुट्टी होगी और कब हम नानी के घर जाएंगे। सच कहूं नानी, मेरा बस चले तो मैं सदा जिंदगी आपके पास ही रहूं, यहीं पर स्कूल पढ़ने लग जाओ। मेरी ये भोली भाली बातें सुनकर मेरी नानी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कस के मुझे अपने गले लगा लिया। तभी मेरी माँ मेरी नानी के पास आई और कहा कि देख रही हैं ना, कितना प्यार है आपकी नातिनों को आपसे। नानी ने कहा जितना प्यार वो मुझसे करती हैं, मैं भी उनसे करती हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। तभी मैं और वंशिका ने कसकर अपनी नानी को पकड़ लिया और कहा कि जिंदा होंगी क्या मतलब है? आप हमें कहीं छोड़कर नहीं जा सकती और हम आपको जाने भी नहीं देंगे। देख लो, मैंने और वंशिका ने आपको कितना कस के पकड़ रखा है। हमारी ये बात सुनकर नानी फिर से मुस्कुराने लगी। हमारा सारा सारा दिन नानी के उस घर में घूमते कैसे निकल जाता था, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता था। घर में लगा वो नीम का पेड़ जिस पर मामा जी ने हमें झूला डाल कर दिया था। मैं और वंशिका बारी बारी अपने मामा जी के बच्चों के साथ उस झूले पर बैठकर खूब झूला झूला करते। नानी के घर के आंगन में एक आम का पेड़ भी लगा हुआ था। उसके कच्चे पक्के आम हम सारे बच्चे बड़ी खुशी से खाया करते थे, और कभी कभी तो ज्यादा आम खाने की वजह से हमारी आंखें भी सूज जाया करती थी। नानी कई दफा हमें मना भी किया करती थी, पर हम कहाँ मानने वाले थे। हमें तो बस खाने और खेलने से मतलब था। नानी के घर में कुछ गाय भैंसे भी थी जो नानी और मामा जी को तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मैं और वंशिका अगर उनके पास चले जाते तो वो जोर जोर से आवाजें करना शुरू कर देती थी। नानी के घर में एक वही थी जिससे हमें बहुत डर लगा करता था। एक दफा ऐसे ही जब नानी भैंस का दूध निकाल रही थी, तभी मैं अपनी नानी के पास गई और मैंने कहा, नानी, ये भैंस आपसे इतना प्यार क्यों करती है? हम इसे हाथ लगाते हैं तो ये हम पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नानी ने कहा, क्योंकि तुम कभी कभी आती हो और मैं इसे रोज दिखती हूँ, इसलिए। इससे तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई है। मैंने नानी से कहा, तो मेरी भी दोस्ती करवा दो ना, मैं भी इसे छूना चाहती हूँ, पर ये तो मुझे खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती। तभी नानी ने मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और भैंस की पीठ को धीरे धीरे से सहलाया। पहली बार नानी की उस भैंस ने मुझ पर चिल्लाया नहीं। ये देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। मेरी नानी अब आराम से दूध निकाल रही थी और मैं पास में खड़ी भैंस की पीठ को बड़े प्यार से सहला रही थी। नानी के चलते मेरी और भैंस की दोस्ती हो गई थी। एक सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे मामा मामी और माँ सभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे हैं। सबके बीच जब मैंने नानी को ढूंढा तो देखा कि नानी चूल्हे के आगे बैठकर कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए बना रही हैं। मैं भागकर नानी के पास गई और मैंने कहा, नानी, आप क्या बना रही हो? तो नानी ने बताया कि आज गांव में विशेष पूजा है। आज के दिन हर घर में मीठे गुलगुले बनते हैं। नानी ने जल्दी से हमें नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। मैं और वंशिका फटाफट से तैयार होकर आ गए। इसके बाद नानी ने अपने बनाए हुए सारे गुलगुले को एक बड़ी सी थाली में रखा और हम सभी लोग मिलकर गांव के एक पूजा स्थल पर पहुंच गए। पूरे गांव के लोग मेरी नानी का खूब आदर सत्कार किया करते थे। जैसे ही नानी पूजा स्थल पर पहुंची तो सभी लोग नानी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। सच कहूं तो उस वक्त मुझे अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी कि सब लोग मेरी नानी के पास ही क्यों आ रहे हैं, पर मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सभी लोगों ने आराम से पूजा की और नानी ने अपने लाए हुए वो गुलगुले सबसे पहले भगवान के चरणों में अर्पित किए और उसके बाद सभी में बांट दिए। ये देखकर मेरा छोटा सा मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया। तभी मेरी नानी ने कहा कि क्या हुआ है, क्यों मुंह फुला रखा है?
तब मैंने नानी से मुंह मोड़ते हुए कहा कि आपने सारे गुलगुले तो बाकी सबको दे दिए, हम सबको क्या मिलेगा। नानी मुस्कुराई और बोली कि तुम्हें तो मैं सबसे ज्यादा गुलगुले खिलाऊंगी, मेरे घर तो चलो। घर जाकर नानी ने फिर से गुलगुले बनाना शुरू किया और मैंने और वंशिका ने पेट भर नानी के हाथ के वो गुलगुले खाए। छुट्टियां खत्म होने को आ रही थी और अब नानी के घर से अलविदा लेने का वक्त आ रहा था। इस बात को सोच सोच कर मेरा तो दिल ही घटता जा रहा था कि अब हमें नानी के घर को छोड़कर जाना जो पड़ेगा। मेरी मम्मी घर के आंगन में मिट्टी से लिपाई कर रही थी। पूरे घर में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। मैं नीम के पेड़ के नीचे खाट पर उदास सी भरा चेहरा लेकर बैठी हुई थी। तभी मेरी नानी मेरे पास आई और मुझसे कहा कि क्या बात है, मैं ऐसे क्यों बैठी हूं। तब मैंने कहा कि नानी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। आपका ये घर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा इसे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो रही हैं, कुछ दिन बाद हम वापस से शहर चले जाएंगे। वहां जाकर मुझे आपकी बहुत याद आएगी, नानी, और आपका ये घर, इस घर जैसा तो कोई घर ही नहीं है। तब नानी ने मुझसे कहा कि जीवन में जब हमें कुछ बनना होता है, कुछ पाना होता है, तो छोटे छोटे बलिदान तो हमें देने ही पड़ते हैं। अब अगर पढ़ाई करनी है तो शहर तो जाना ही पड़ेगा ना। और फिर से कुछ छुट्टियों में नानी के घर आना जाना तो यूं ही चलता रहेगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा और बस नानी के कंधे पर सर रख लिया और नजरें भर अपनी नानी की ओर उनके घर को देखती रही। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमें नानी के घर से वापस शहर आना था। सामान पैक कर माँ वंशिका के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मैं नानी का हाथ पकड़कर माँ की तरफ आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर बार बार मैं नानी का घर और वो खुला आंगन देख रही थी। वो पेड़, वो झूला, वो कच्चे पक्के आम जिनके साथ मैंने इतना वक्त बिताया, उन्हें नजरों में बसाकर अपने शहर में ले जा रही थी। मामा जी के साथ नानी भी हमें ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन जा रही थी। घर से स्टेशन तक के रास्ते में मैंने नानी का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जैसे ही हमारी ट्रेन आई तो मामा जी ने सबसे पहले ट्रेन में चढ़कर हमारा सामान रख दिया। माँ और वंशिका नानी से मिले और ट्रेन में बैठ गए। मेरा भी मन नहीं था कि मैं अपनी नानी का हाथ छोड़ दूं। मेरी नानी ने बड़े प्यार से मुझे ट्रेन में चढ़ाया, जिसके बाद मैं खिड़की में भी अपनी नानी को देखती रही। नानी की आंखों में आंसू और चेहरे पर खुशी थी। कुछ देर बाद ट्रेन को एक झटका लगा और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। मैं खिड़की से नानी को तब तक देखती रही जब तक वो मुझे नजर नहीं आ रही थी और अपना हाथ हिलाती रही। इसके बाद माँ ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं आंखें बंद करके अपनी नानी की गोद में सिर रखकर सो गई। सफर पूरा होने के बाद हम वापस से अपने घर शहर आ गए थे। फिर वहां से वहीं बंद कमरे, हमारी गाड़ियों का शोर शराबा और रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी। यहाँ वो नानी के घर वाला आनंद तो बिल्कुल भी नहीं था। न वो ताजी हवा, न वो लहराते पेड़ और न वो कच्चे आंगन की मिट्टी की सौंधी खुशबू, और न ही थी नानी। फिर भी जैसे तैसे करके दिल तो लगाना ही था। आज भी कभी मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपनी नानी के गांव जरूर जाती हूँ। उनका वो कच्चा मिट्टी का घर पक्के मकान में बदल गया था। आंगन में वो पेड़ भी नहीं थे, वो झूला, वो मिट्टी का चूल्हा, वो सब वक्त के साथ कहीं खो गए थे, क्योंकि अब नानी जो नहीं थी। अब वहां बस नानी की यादें थी। नानी के जाने के बाद नानी का घर पूरा बदल गया था। मेरे मामा मामी आज भी हमारे आने पर खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। लेकिन नानी का वो प्यार, नानी के हाथ के वो मीठे गुलगुले और मीठी चूरी आज भी मुझे बहुत याद आते हैं। जब कभी भी मैं मामा जी के फोन में अपनी वो बचपन की फोटो देखती हूँ जिसमें मैं अपनी नानी की तरह तैयार हुई हूँ, तो मुझे बहुत हंसी आती है। और काश कि मुझे एक मौका फिर से अपने अतीत में जाने का मिलता तो मैं अपनी नानी के वो पुराने घर में, अपनी नानी के पास फिर से लौट आती।